नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल के अंदर गत वर्ष भी हमने क्लासें लगवाई थी और इस साल वापस कोरोना काल में विद्यालय खुलने में अभी संभव नहीं है, तो वापस पुनः ऑनलाइन क्लास शुरू की जा रही है। तो आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय को शुरू कर रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझें, बेसिक से शुरू करेंगे और आप एक टेंशन फ्री होकर हम आराम से इसका अध्ययन करेंगे और जो भी यहाँ पर समझाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स भी दिए जाएंगे और आपको जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ बोर्ड पे लिखा जाएगा वो आप पूरा नोट्स के अंदर आपको उपलब्ध होगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले कक्षा अष्टमी में सबसे पहले अध्याय 1 परिमेय संख्या। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं सबसे पहले देखते हैं। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। क्या होती है? जो एक से चलकर अनंत तक चलती है, जो हमारी गिनती की संख्या होती है वो क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। और ये कहां से शुरू होती है? एक से अनंत तक चलती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते कहां तक चलती है? अनंत तक चलती हैं। ये हमारी कौन सी है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या हो गई। तो इसके अंदर सबसे पहले ये पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। प्रत्येक क्रमागत दो प्राकृत संख्या के बीच का अंतर 1 है और ये 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रकार की संख्या होती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, इसके अंदर देखो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या के लिए इसमें ही एक जीरो शामिल कर देते हैं। क्या होती है? 0 से अनंत तक चलती हैं। मतलब 1 से अनंत तक तो प्राकृत संख्या हो गई, इसके साथ जीरो को शामिल कर देंगे तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार कहाँ तक चलेगी? अनंत तक ये संख्या चलेगी। तो देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर इतना ही है, ये 1 से चलती है और ये 0 से शुरू हो जाती है। देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर शामिल है या नहीं है? क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक, ये रही 1 से लेकर अनंत तक, और इसके साथ जीरो शामिल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0 हो गई। और अगला हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर देखो प्राकृत संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या मतलब 0 भी शामिल होगा और इसके साथ जो ऋणात्मक संख्या हैं, माइनस के अंदर जो संख्या चलती है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। तो जैसे देखो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक तो चलेगी और इससे पहले वाली जो माइनस की संख्या होती है कि माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4 इस प्रकार माइनस में भी अनंत तक चलेगी, वो संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक और पूर्णांक संख्या माइनस वाली मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इस तीनों प्रकार की संख्या किसमें होती है? पूर्णांक में होती है। देखो तीनों के अंदर कभी भी दशमलव या बट्टों की संख्या इसके अंदर शामिल नहीं होगी, ध्यान रखना। और अगला देखते हैं हम चौथा नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में देखो जो p/q के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, वो संख्या किस में मानी जाती है? परिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या के अंदर ये
सभी संख्या भी क्या होती है, शामिल होती है। देखो इस परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या भी आ सकती है, पूर्ण संख्या भी आ सकती है, मतलब शून्य भी हो सकता है, माइनस ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, और इसके साथ भी जो p बट्टा q के रूप में भिन्न के रूप में हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या भी इस परिमेय संख्या में हो सकती है। जैसे देखो हम 0 भी लिख सकते हैं, माइनस का 4 भी लिख सकते हैं, माइनस का 10 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा बट्टों की संख्या 1/2 भी लिख सकते हैं जो p बट्टा q के रूप में प्रदर्शित होती है, इसके अंदर ध्यान रखना, और 5/2 होती है, माइनस के 3/2 होता है। तो ये सभी संख्या किसके अंदर होती है, परिमेय संख्या में। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, देखो p बट्टा q के रूप में हम प्रदर्शित तो करते हैं, ये परिमेय संख्या है, जहां p और q क्या है, पूर्णांक मानते हैं हम। क्या मानते हैं, मतलब जहां p और q है उसकी जगह कोई भी संख्या हो सकती है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, लेकिन जो हर के अंदर q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर के अंदर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या के अंदर नहीं गिनी जाएगी। अर्थात हम जैसे ये लिख दिया 5/0, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, हर के अंदर शून्य नहीं आना चाहिए, अंश के अंदर शून्य आ सकता है। तो इस प्रकार की संख्या हमें परिमेय संख्या मिलती है। तो ध्यान रखना, माइनस की हो सकती है, प्लस की हो सकती है, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई भी बट्टों की संख्या हो सकती है, लेकिन हर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब इसके अलावा भी तो कोई संख्या बचती है क्या, बिल्कुल बचती है, क्योंकि ये 5/0 कौन सी संख्या होगी, ये तो इसके अंदर शामिल नहीं होती है, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा PDF के रूप में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो देखते हैं हम अगला, अपरिमेय संख्या। तो देखो अपरिमेय संख्या नंबर 5, अब अपरिमेय संख्या में इस प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय के अलावा और जो भी संख्या बचेगी वो किसके अंदर आएगी, अपरिमेय। जैसे 5/0, ये संख्या किसमें आएगी, अपरिमेय, क्योंकि ये इस परिमेय के अंदर हर का जो मान होता है कि वो 0 नहीं होता है, वो किसमें होगा, अपरिमेय में होगा। जैसे और भी संख्या ले लें, 3/0, 7/0, ये सभी जो हर के अंदर यदि 0 आ गया तो वो संख्या किसमें आएगी, अपरिमेय में। इसके अलावा और कौन सी संख्या बची, देखो इसके अलावा और भी संख्या है। ऐसे अपन कभी एक भाग दिया होगा जिसके अंदर कोई भी भाग जाता है वो भाग पूर्ण होता ही नहीं है, दशमलव के बाद भाग चलता जाता है। अब देखो जैसे 1 के अंदर 3 का भाग दिया तो ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका भाग 0.33333 इस प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। ये संख्या इस परिमेय संख्या में आती है, जो आप अगली क्लास 9th में आओगे तब पढ़ोगे, क्योंकि एक संख्या का रिपीट हो रहा है तो ये संख्या कौन सी हो गई, परिमेय संख्या में हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी भाग होता है जिसके अंदर संख्या अलग अलग होती है दशमलव के बाद, जैसे 0.4321784, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अलग संख्या आ रही है, वो संख्या भी किस में आएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे हम पाई का मान आपने पढ़ा होगा 3.14, इसका भी जो मान होता है इस अनंत तक चलता है और सेम संख्या नहीं होती है, तो वो किसके अंदर आएगी, पाई का। और भी देखते हैं रूट के अंदर संख्या जो भी होती है, जो अपूर्ण वर्ग होती है, वो भी किस में आती है, इस अपरिमेय में। जैसे √2 का मान हम निकालेंगे तो यह मान खत्म नहीं होगा, अनंत तक चलेगा, लेकिन दशमलव के बाद संख्या भी सेम नहीं आएगी। यदि सेम आ रही है, रिपीट हो रही है, तो वो संख्या किस में होगी, परिमेय में होगी। और जैसे इसके अलावा √5, अब देखो इसके अंदर √4 का मान हमें 2 प्राप्त होता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है। लेकिन √3 है, √2 है, √5 है, अब इसका पूर्ण वर्ग हो गया, लेकिन 2 का मान, 3 का √3 का मान, √5 का मान, इसका 2 से कम है, इसका 2 से ज्यादा है। अगला √9 होगा, इसका 3 होगा। इसका कहने का मतलब है √4 का मान तो 2, √3 का 9 का मान
3। अब 2 और 3 के बीच में इसका मान होगा, लेकिन यह मान पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, अनंत तक चलेगा और संख्या अलग अलग आएगी। तो वो संख्या भी इसमें किस में आती है, अपरिमेय में, जो आप अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमने देख लिया है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या माइनस वाली होती है, 0 भी होती है और प्लस वाली भी होती है, और परिमेय के अंदर सब प्रकार की होती है, प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है, और परिमेय के मतलब बट्टों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन हर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अपरिमेय संख्या जो हर के अंदर 0 है और जो पाई का मान है जिसका दशमलव के बाद में भाग अनंत तक चलता रहता है, कभी पूर्ण नहीं होता है, वो संख्या किस में आती है, अपरिमेय आती। अब चलते हैं हम, हमारे पहला बिंदु है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो हमने पिछली क्लास के अंदर पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ा है, तो हम उसके बारे में वापस 5 मिनट देख लेते हैं। तो देखते हम सबसे पहले हमारे टॉपिक में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है। क्या है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब परिमेय संख्या के गुणधर्म समझने से पहले हम पिछली गत वर्ष के अंदर जो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के गुणधर्म पढ़े हैं वो एक बार हम वापस देख लेते हैं। तो सबसे पहला संवृत्त गुणधर्म। देखो, संवृत्त गुणधर्म में पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृत संख्या के भी होते हैं, परिमेय संख्या के होते हैं। अब हम पहले पूर्ण और पूर्णांक का देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर पूर्ण संख्या के लिए देखते हैं। संवृत्त का मतलब ये होता है, हम 2 प्रकार की संख्याओं की संक्रिया कराने के बाद में जो हमें आंसर मिलता है वो भी उसी प्रकार में प्राप्त हो, तो वो संवृत्त गुणधर्म में होता है। तो जैसे देख ले, हम कोई भी संख्या, एक संख्या ले ली, पूर्ण संख्या लेते हैं, कोई भी 5 ले ली। अब इसके अंदर कोई भी दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो इसका आंसर आता है 9। कहने का मतलब ये भी पूर्ण संख्या थी, ये भी पूर्ण संख्या थी, दोनों को जोड़ा तो ये भी पूर्ण संख्या आ गई। मतलब ये 2 पूर्ण संख्याओं का अपन जोड़ा है तो आंसर भी इसका पूर्ण संख्या में आई, तो वह संवृत्त गुणधर्म के अंतर्गत आती है। मतलब ये इसके लिए पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत्त है। कब होगी, जब 2 प्रकार की संख्याओं का योग तीसरी सेम प्रकार में होनी चाहिए। अब देखें, बाकी के लिए भी अपन करते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं कि ये तो योग के लिए हो गया, तो घटाव के लिए चेक करते हैं। तो हम 2 पूर्ण संख्या लेते हैं और इस 2 पूर्ण संख्या को घटाने पर पूर्ण संख्या आएगी नहीं आएगी वो हम देखते हैं। जैसे हम 5 - 4, इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो देखो ये कौन सी संख्या है, पूर्ण। ये भी कौन सी संख्या है, पूर्ण। इसको घटाया 1 भी कौन सी संख्या है, पूर्ण। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यदि कोई पूर्ण संख्या मतलब कोई भी संख्या हो सकती है तो हम इसको लेंगे 4 पहले लेंगे, ये भी तो पूर्ण संख्या है, और बड़ी संख्या बाद में लेंगे, ये भी तो पूर्ण संख्या है, और इसको घटाने पर आंसर आया -1। कहने का मतलब है ये भी पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या व्यवकलन या घटाव के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। तो ये हमने पिछले गत वर्ष क्लास में सीखा है। उसी प्रकार गुणन के अंदर देखते हैं, हम कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, पूर्ण संख्या 5 × 4 क्या हो गया, 5 × 20। देखो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। इस दोनों का गुणा किया तो भी पूर्ण संख्या है। तो गुणन के अंतर्गत भी ये क्या है, संवृत्त है। अब भाग के लिए चेक करते हैं। भाग के अंदर हम देखो एक छोटी संख्या 4 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। ये भी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। और ये भी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। हम कोई भी संख्या लेते हैं, बट्टों की संख्या लेंगे, तो देखो 1 के अंदर भाग किसका दिया, 2 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.5। क्या आएगा, क्यों 1 के अंदर 2 का भाग 0.5। क्या इसको अपन ऐसे भी बट्टों में लिख सकते हैं, 1/2। अब देखो ये कौन सी संख्या है, पूर्ण। ये भी कौन सी संख्या है, पूर्ण। अब ये कौन सी हो गई, देखो परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई,
परिमेय संख्या हो गई। तो देखो ये पूर्णांक भी नहीं हो सकती है और पूर्ण भी नहीं हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो पूर्ण संख्याओं के लिए योग और घटाव, गुणन और भाग के लिए देखो पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या आ रही है तो ये इसके अंदर के समवर्त है, ये इसके अंदर समवर्त नहीं है, गुणा के अंदर समवर्त है और भाग के लिए समवर्त नहीं है। इसी प्रकार हम पूर्णांक संख्याओं के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में देखें, पूर्णांक संख्याओं के लिए तो पूर्णांक संख्या में सबसे पहले योग के अंतर्गत, पूर्णांक संख्याओं के लिए समवर्त गुणधर्म में योग के अंतर्गत हम पूर्णांक संख्या मतलब कौन सी संख्या ले सकते हैं, माइनस की भी ले सकते हैं, प्लस की भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले कौन सी संख्या माइनस की लेंगे, तो माइनस का 3 प्लस 2, तो ये देखो ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक। ये भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक। -3 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 1, ये भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो योग के अंतर्गत ये समवर्त है नहीं है, पूर्णांक संख्याओं के लिए है। उसके बाद में हम किसके लिए करेंगे, घटाव के लिए। घटाव के अंतर्गत भी देख लो, ये -3 और ये माइनस का 2, ये देखो कौन सी संख्या है, पूर्णांक। ये भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक। तो इसका हल करेंगे, देखो दोनों माइनस की होगी, -3 और -2, तो कितना हो गया, -5। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। तो गुणन के लिए चेक करें तो कोई भी एक पूर्णांक संख्या ले ले, -3 × 2 तो -6। तो देखो ये भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक। ये भी कौन सी संख्या है, पूर्णांक। इस दोनों का गुणा किया, ये भी कौन सी प्राप्त हुई, पूर्णांक। तो ये बताओ गुणन के अंतर्गत समवर्त है या नहीं है, तो योग के लिए समवर्त है, घटाव के लिए भी समवर्त है, गुणन के लिए भी समवर्त नहीं है। और परिमेय नहीं, आगे भाग के लिए हमने चेक किया था। अभी कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली 5 भाग, अब और कोई दूसरी ले ले, यहाँ 0 भी तो ले सकते हैं क्यों, पूर्णांक में सब संख्या आती है। अब तो 5 के अंदर 0 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आता है 5/0। और ये कौन से प्रकार की संख्या हो गई बताओ, अपरिमेय प्रकार की संख्या हो गई। तो हम भाग के लिए चेक करें तो देखो पूर्णांक संख्या भाग के लिए भी नहीं है, पूर्ण संख्या के लिए भी नहीं है, परिमेय संख्याओं के लिए भी नहीं है। तो इस प्रकार ये पूर्ण और पूर्णांक के अंतर्गत हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो अब देखते हैं हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। हमने पूर्ण और पूर्णांक के बारे में गत वर्ष पढ़ा था, इस बार हमने वापस दौरान कार्य कर लिया। अब हम देखते हैं समवर्त गुणधर्म किस संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। तो सबसे पहले किसके लिए करेंगे, योग के लिए, उसके बाद में व्यकलन या घटाव के लिए, उसके बाद में गुणन के लिए और उसके बाद में हम भाग के लिए करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार हम अगले गुणधर्म के लिए भी जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए करेंगे। तो सबसे पहले योग के लिए देखते हैं। कहना का मतलब है दो परिमेय संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो उसका आंसर भी, उत्तर भी ये परिमेय संख्या आती है नहीं आती है। यदि परिमेय संख्या आती है तो उस परिमेय संख्याओं के लिए ये समवर्त गुणधर्म लागू होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई भी योग कर लेते हैं। हम लेते हैं 1/2। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसके अंदर अपन योग करेंगे, कोई एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 3/2। 3/2 ले लिया। अब इसका क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग करेंगे, बताओ इस दोनों का हल कैसे आएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2। और 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। अब क्या करेंगे, 3 और 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। और वैसे भी हम हर समान है तो अंशों का हल बट्टा हर कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये परिमेय संख्या थी, ये भी परिमेय संख्या थी और 2 भी परिमेय संख्या के अंदर आती नहीं आती है, क्योंकि प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है। तो योग के लिए ये समवर्त है या नहीं है, परिमेय संख्या बिल्कुल है। अब अपन चलते हैं घटाव के लिए। अब घटाव के अंदर भी एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, जैसे 4/5 माइनस 3/5, कोई भी संख्या ले लो और इसको घटाएंगे। घटाने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखें
हर समान है, मैं इसलिए इससे हर लिया है। तो हर समान होता है जब अंशों का हल कर देना सीधा सीधे, तो मतलब 4 - 3/5 वैसे के वैसे लिख देना। जब कब, जब दोनों के अंदर हर समान हो तो अंशों का हल कर देना और हर स्वयं लिख देना। अब 4 में से 3 गए, 1/5। तो बताओ ये कौन सी संख्या? परिमेय। ये कौन सी संख्या? परिमेय। और ये भी कौन सी संख्या? परिमेय। तो इस प्रकार दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन करते हैं या घटाव करते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार ये भी इसके अंतर्गत समवर्त है या नहीं है? बिल्कुल है। अब देखते हैं गुणन के लिए। गुणन के लिए भी अपन दो संख्या ले लेते हैं और दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो आंसर भी क्या आना चाहिए? गुणा में आना चाहिए। जैसे 3/4 × 5/2 ये संख्या ले ली। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 4 × 2 = 8। अब बताओ ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय। ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय। और ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय। तो गुणन के अंतर्गत भी हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो आंसर भी, उत्तर भी क्या आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। तो ये भी समवर्त गुणधर्म के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं भाग के लिए। तो परिमेय संख्या में भाग समवर्त नहीं है। हमने पहले भी पूर्णांक के अंदर देखा, पूर्ण के अंदर भी देखा, क्योंकि वो पूर्ण भी नहीं हो सकती है, पूर्णांक भी नहीं हो सकती है और परिमेय भी नहीं हो सकती। क्योंकि हम जब भाग देंगे तो यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, तीनों प्रकार की संख्या। अब देखो यहाँ पर मैंने मान लिया 0 ले लिया। अब 0 भी तो पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय है। लेकिन जैसे ही 5 के अंदर 0 का भाग देंगे तो संख्या तो ऐसे बनेगी ना, और ऐसे संख्या बनेगी तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो भाग के लिए भी ये समवर्त नहीं है। तो ध्यान रखना इसके अंदर समवर्त के लिए परिमेय संख्या में योग के लिए समवर्त है, घटाव के लिए समवर्त है, गुणन के लिए समवर्त है, पर ये भाग के लिए समवर्त नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा समवर्त गुणधर्म था। ये पूरा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अगला गुणधर्म है हमारा परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो अपन दूसरा देखते हैं क्रम विनिमयता। गुणधर्म। तो इस क्रम विनिमयता गुणधर्म के अंदर भी योग, व्यकलन, गुणन और भाग के अंतर्गत हम चेक करेंगे कौन क्रम विनिमय है और कौन क्रम विनिमय नहीं है। तो सबसे पहले अपन किसका चेक करेंगे? योग के लिए, उसके बाद में घटाव के लिए, उसके बाद में गुणन के लिए और चौथा भाग के लिए। ठीक है। अब देखो सबसे पहले योग के लिए क्रम विनिमयता का मतलब होता है हम दो संख्याओं का योग के लिए बात करें, दो संख्याओं का योग करें। ए और बी दो संख्या ले ली, उसका आंसर हमने उत्तर लिख दिया। अब उस दोनों संख्याओं का क्रम चेंज करेंगे और क्रम चेंज करने के बाद में जो उत्तर आता है वो समान आता है तो क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत आती है, नहीं तो नहीं आती है। तो देखते हैं सबसे पहले हम योग के लिए चेक करते हैं। तो इसके क्रम विनिमयता योग के लिए अपन दो संख्या ले लें, एक ए और एक बी, या इसको क्रम चेंज कर दें। क्रम चेंज का मतलब बी प्लस ए। अब ये दोनों बराबर है तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत आती है, नहीं तो नहीं आती। तो संख्या देख लेते हैं, कोई भी परिमेय दो संख्या ले लेते हैं। तो 1/2 प्लस 3/4 बराबर। अब क्रम चेंज कर दो, देखो a प्लस बी, यहाँ b प्लस a कर देते हैं तो 3/4 प्लस 1/2। अब इसको भी हल करो, इसको भी हल करो, दोनों में उत्तर सेम आ रहा है। तो ये परिमेय संख्या क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत आती है या उसका पालन करता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका हल करेंगे तो कितना आएगा। जब दो संख्याओं को जोड़नी होती है भिन्नों की तो अपन बहुत सारे तरीके हैं, तो तिरछा गुणा करके भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4। 2 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, तो इसका हो गया 5/4।
4। अब देखो इसके बराबर में भी ये 5/4 आने चाहिए, तो इसका भी हल करते हैं। दोनों का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2। तो देखो 3 और 2 5/4। कहने का मतलब है दोनों में 5/4 और 5/4 दोनों में सेम आ रहा है। देखते हैं घटाव के लिए है या नहीं है। ये है या नहीं है। क्रम विनिमय परिमेय संख्या के लिए 2 का योग, क्रम चेंज करने के बाद दोनों का योग दोनों सेम आ रहा है, तो ये हैं क्रम विनिमय हैं। तो अब देखते हैं हम घटाव के अंतर्गत, घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 संख्या लेते हैं, a माइनस बी और b माइनस a, ये दोनों बराबर है या नहीं है। देखते हैं अपन उदाहरण से। देखो हमने एक संख्या ले ली 5 माइनस 3, इसका हल किया, कितना आया 2। अब देखो a की जगह कितना है 5, b की जगह कितना है 3। अब यहां पर क्रम चेंज कर देते हैं इसका, 3 माइनस 5, 3 में से 5 गया, माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है, तो 3 में से 5 जाएंगे तो यहां पर कितना बचेगा माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 2 और -2 आपस में बराबर नहीं है। तो बताओ परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय है या नहीं है। घटाव के अंतर्गत नहीं है। अब गुणन की बात करें तो 2 संख्या a और b ले ली और इसका क्रम चेंज करेंगे b इंटू दे, दोनों में उत्तर सेम आएगा। तो देखते हैं 5 इंटू 3 और यहाँ पर 3 इंटू 5, 5 3 15, 3 पंजे 15। बताओ ये दोनों है या नहीं है सेम। तो परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय गुणन के लिए है या नहीं है, बिल्कुल है। अब भाग के लिए देखो, हम भाग के लिए 2 संख्या चेक कर लेते हैं। यहाँ जैसे कोई भी संख्या ले ली 4 भाग 2, 4 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, गया नहीं गया। अब वापस उल्टा भाग करेंगे, मतलब 2 के अंदर 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ 0.5। तो बताओ ये दोनों में अलग अलग आए कि सेम आए, अलग अलग आए। तो बताओ भाग के लिए क्रम विनिमय है या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब ये कोई परिमेय संख्या लेकर चेक कर लेते हैं। 1/2 के अंदर भाग दो 4/3 का। अब इसका भाग करेंगे तो क्या होगा, भाग को गुणा में चेंज करने के लिए बाद वाली संख्या को क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 3/4। ध्यान रखना ये भाग को गुणा में चेंज किया है तो 4/3 का 3/4 किया है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसका गुणा करो, 3 निकम 3 और 4 दूनी 8, तो 3/8 हो गया। अब इसका क्रम चेंज करके भाग करते हैं, तो क्रम चेंज किया तो 4/3 के अंदर भाग दो 1/2। देखो a भाग b था, क्या था a भाग b और यहाँ पर b भाग a हैं, आपस में क्रम चेंज कर दिया, इसलिए इसका नाम तो क्रम विनिमय गुणधर्म है। ठीक है ना। क्रम चेंज करने के बाद में देखो भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो बाद वाली संख्या किस में होती है, गुणा में हो जाती, मतलब व्युत्क्रम हो जाती है। तो 4/3 इंटू 2/1 हो जाएगी। अब इसके अंदर गुणा करें तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। देखो ये 8/3, ये 3/8, तो आपस में संख्या समान नहीं आ रही है, तो परिमेय संख्याओं के लिए ये क्रम विनिमय नहीं है भाग के अंतर्गत। तो किस किस में हुआ, देखो योग के अंदर क्रम विनिमय है, गुणन के अंदर क्रम विनिमय है, घटाव और भाग के अंदर क्रम विनिमय नहीं है। तो ये आप हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंदर आज 2 पढ़े हैं। कौन कौन से, समवर्त गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म। इसके अगली क्लास में हम अगला तीसरा पढ़ेंगे, सचार्यता गुणधर्म। तो ये आप वीडियो पूरा देखना और लिखने की, इसके अंदर एक अक्षर भी नहीं है, पूरा आपको PDF मिलेगा, उस PDF को पढ़ना है और अपनी नोटबुक में उतारना है। तो आज के लिए धन्यवाद।